इंग्लिश लिटरेचर के एक ऐसे दौर में चलते हैं जहां ना शेक्सपियर थे ना चौसर, फिर भी एक ऐसी एपिक वर्क लिखी गई, ऐसी एपिक स्टोरी लिखी गई जिसे हम इंग्लिश लिटरेचर का फाउंडेशन टेक्स्ट मानते हैं। वेलकम टू एंग्लो सैक्सन एज। सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू CTPG Era 24/7। दिस इज शाल्वी सिंह, योर इंग्लिश लिटरेचर टीचर, गाइड, मेंटर और अ फ्रेंड। सो आज की क्लास में हम मात्र 10 मिनट में एंग्लो सैक्सन एज को पढ़ने वाले हैं, क्योंकि यू ऑल नो कि एजेस के क्वेश्चंस कितने आते हैं CUTPG के एग्जाम्स में। एजेस, उनकी क्रोनोलॉजी, उनके थीम्स, उनके इंपॉर्टेंट वर्क्स, उनके इंपॉर्टेंट राइटर्स। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे। 10 मिनट में मैं सारे एजेस को कंप्लीट करवा दूंगी। तो आज की वीडियो में हम एंग्लो सैक्सन एज को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम टाइमलाइन देख लेते हैं। एज यू ऑल नो कि क्रोनोलॉजी के क्वेश्चंस कितने आते हैं, तो एजेस के टाइमलाइन याद रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एंग्लो सैक्सन एरा की टाइमलाइन थी 450 to 1066 AD। बिफोर शेक्सपियर, बिफोर चौसर, देयर वॉज एंग्लो सैक्सन एज। चौसर के पहले, मिल्टन के पहले, शेक्सपियर के पहले हमारे पास क्या था? हमारे पास था एंग्लो सैक्सन एज। ठीक है, चलो। द एंग्लो सैक्सन एज टाइमलाइन मस्ट है, आपको लर्न करना है। तो एंग्लो सैक्सन्स के पहले यहाँ पे रूल करते थे किंग आर्थर। ठीक है, किंग आर्थर इज अ केल्टिक रूलर। ठीक है, किंग आर्थर इज अ केल्टिक रूलर। तो यहाँ पे एंग्लो सैक्सन के आने से पहले रोमन एम्परर था। रोमन एम्परर पे जर्मनिक ट्राइब्स ने अटैक करा। बहुत सारी छोटी छोटी ट्राइब्स थी उनकी, नेम्ड फॉर द एंगल्स, सैक्सन और जूट्स। तो इनके ट्राइब्स का नाम था एंगल्स, सैक्सन और जूट्स। द जर्मनिक ट्राइब हु सेटल्ड इन इंग्लैंड आफ्टर द रोमन एम्परर्स विड्रॉल। रोमन एम्परर के विड्रॉल के बाद यहाँ पे जर्मनिक ट्राइब्स का राज्य हो गया, कब्जा हो गया, बोलबाला हो गया, और उनके अलग अलग ट्राइब्स थी जिनका नाम था एंगल, सैक्सन और जूट्स, और इसी से नाम बनता है एंग्लो सैक्सन एरा। ठीक है, द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, a sequence of invasions and beliefs। अब हम थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं। तो 410 AD में रोमन विड्रॉल फ्रॉम द ब्रिटेन से रोमन्स का एम्परर खत्म हो जाता है, जर्मनी ट्राइब्स का एम्परर शुरू हो जाता है, और एंगल, सैक्सन और जूट्स उससे कुछ इंपॉर्टेंट ट्राइब्स थे। क्लियर है? और एंगल लैंड, इंग्लैंड का पहले क्या नाम था? एंगल लैंड, और इसी एंगल लैंड से आज हम इंग्लैंड को जानते हैं। तो एंगल लैंड से क्या बना? इंग्लैंड बना। अराइवल, जर्मनिक ट्राइब्स सेटल्ड। उसके बाद जर्मनिक ट्राइब्स का यहाँ सेटलमेंट हो जाता है। कल्चर शिफ्ट्स, द स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी। तो जर्मनिक ट्राइब्स आने के पहले ये सोसाइटी थी वो प्री क्रिश्चियन सोसाइटी थी, और यहाँ पे पेगन गॉड्स को मानते थे या फिर इनकी पूजा करी जाती थी। ठीक है, यहाँ पे जीसस या फिर क्राइस्ट या फिर क्रिश्चियनिटी का नामो निशान नहीं था। धीरे धीरे क्रिश्चियनिटी का स्प्रेड शुरू हो जाता है, और आगे तो फिर इन्फ्लुएंस दिखता है मिलने को। कन्फ्लिक्ट, विकिंग इन्वेजन यहाँ देखने को मिलते हैं, और 1066 AD में एंडेड विद द नॉर्मन कंक्वेस्ट। नॉर्मन कंक्वेस्ट के बाद ये एरा खत्म होती है, ये एज खत्म होती है। फिर एंग्लो सैक्सन के बाद स्टार्ट होती है एंग्लो नॉर्मन एज, जिसको हम अगली वीडियो में ऐसे ही बहुत कम टाइम में कवर करने वाले हैं। चलो, फीचर्स ऑफ द एज। अब एजेस के हम फीचर्स को देख लेते हैं। ओरल ट्रेडिशंस एंड कन्वर्जिंग वर्ल्ड वाइड। तो इस एज में वर्क ज्यादा लिखे नहीं जाते थे, ज्यादा ओरली ट्रांसमिट किए जाते थे, ज्यादा ओरली सुनाए जाते थे। क्यों? क्योंकि ना पेन था ना पेपर था ना इतनी लिखने की सुविधा थी, तो ओरली सुनाना ज्यादा इजी माना जाता था। हीरोइक लिटरेचर, काफ़ी ज़्यादा हीरोइक लिटरेचर इसमें इस टाइम पे कुछ लिखे भी गए थे और कुछ सुनाए भी जाते थे। ओरल ट्रेडिशन, स्टोरी संग बाय स्कोप्स। आप बोलोगे मैम स्कोप्स क्या है? तो स्कोप्स ऐसे पोएट्स को बोलते हैं जो कोई भी अपनी पोएम्स या अपनी स्टोरी लोगों को गा के सुनाते हैं। पहले यही प्रचलन था कि जो पोएट्स थे, जो स्कोप्स थे, वो ऐसे मोहल्ले में ऐसा काफ़ी सारे लोगों को इकट्ठा करके अपनी पोएम्स गा के सुनाते थे, तो उन्हें हम स्कोप्स कह रहे हैं। ठीक है, यूज ऑफ एलिटरेशन इंस्टीड ऑफ राइम। राइमिंग का यूज इस एज के वर्क्स में आपको देखने को नहीं मिलेगा। किसका क्या देखने को मिलेगा आपको? एलिटरेशन। व्हाट इज एलिटरेशन? एलिटरेशन में जो भी लाइंस होती हैं उसके स्टार्टिंग के जो साउंड्स होते हैं, जो लेटर्स होते हैं, वो सेम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी सेल्स ऑन द शी शोर। तो SSSS आपको श का साउंड यहाँ पे रिपीटेटिवली देखने को मिल रहा है। तो ऐसे ही आपको एलिटरेशन इस वर्क में, इस एज में देखने को मिल जाएगा। आई होप इतनी चीजें आपको क्लियर हैं। ठीक है, अब बात करते हैं फिलॉसफी की। इस एज की फिलॉसफी कैसी थी? तो ब्लेंड ऑफ पेगन एंड क्रिश्चियन बिलीव्स। जैसा मैंने बताया कि इस एज में क्रिश्चियनिटी का इतना स्प्रेड नहीं था, बट हल्का फुल्का आ चुका था, और ब्लेंड ऑफ पेगनिज्म भी आपको देखने को इस एरा में मिलेगा। द अटमोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ फेट। ठीक है, चलो
अब बात कर लेते हैं मेजर थीम्स की। आपको क्वेश्चन कैसा आ सकता है कि इधर आपको 4 एजेस देगा और इधर आपको थीम्स दे देगा और आपको मैच द कॉलम में करना होगा, तो यू हैव टू नो द थीम्स ऑफ एवरी पर्टिकुलर एजेस। तो द वैल्यू ऑफ अ वॉरियर्स सोसाइटी, करेज एंड ब्रेवरी, करेज और ब्रेवरी की थीम आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी। इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है बियोवुल्फ। द फाउंडेशन ऑफ रिस्पेक्ट, लॉयल्टी। अब किंग्स, क्वींस और बहुत बड़े बड़े हीरोइक फिगर्स की हम बात कर रहे हैं, तो उनके असिस्टेंट्स और किंग्स के बीच कुछ मतलब जो लॉयल्टी होगी, तो लॉयल्टी की भी थीम आपको देखने को मिलेगी। द बॉन्ड बिटवीन लॉर्ड एंड द वॉरियर, ऑनर एंड फेम, इमोरलिटी थ्रू डीड्स, गुड एंड इविल, गुड और इविल की थीम तो आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी। इसका भी परफेक्ट एग्जांपल आपको बियोवुल्फ में दिया जाएगा। अब आप बोलोगे मैम बियोवुल्फ बियोवुल्फ क्या कर रहे हो आप, तो अभी आगे इसको भी कवर करती हूँ, ठीक है। फेट और डेस्टिनी, द अनअवॉइडेबल पाथ ऑफ लाइफ, तो दीज आर द इंपॉर्टेंट थीम्स ऑफ एंग्लो सैक्सन एज। चलो, तो अब बात कर लेते हैं बियोवुल्फ की, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ दिस पीरियड। बियोवुल्फ हमारा ओनली सर्वाइविंग एपिक है एंग्लो सैक्सन एज का, ठीक है। ये टोटल 3182 लाइंस में लिखी गई है। तो सोचो ये कितना बड़ा, कितना एपिक वर्क है। बियोवुल्फ हमारे इस पोयम का प्रोटैगनिस्ट है, हीरो है, जो कि एक हीरोइक फिगर है। उसको बहुत सारे वॉर्स लड़ने हैं, हाँ, बहुत सारे एविल्स के थ्रू, एविल्स के अगेंस्ट। द हीरो डिफीट्स 3 फोर्सेस ऑफ एविल, तो 3 फोर्सेस ऑफ एविल को वो डिफीट कर देता है, जिसमें पहला है ग्रैंडल, देन ग्रैंडल की मदर और फिर ड्रैगन। तो इस पूरे पोयम में, इस पूरे वर्क में बियोवुल्फ की जर्नी दिखाई गई है। बट इस वर्क का राइटर कौन था, पोएट कौन था, हमें पता ही नहीं है। द ओल्डेस्ट इंग्लिश एपिक रिटन बाय एनोनिमस ऑथर, वी डोंट नो कि इस वर्क का ऑथर कौन है। कोर थीम्स इंक्लूड हीरोइज्म, लॉयल्टी एंड गुड वर्सेस एविल। थीम मैं आपको आगे बता चुकी हूँ, क्लियर है। तो क्वेश्चन कैसा आ सकता है, ऐसा आ सकता है कि 4 वर्क है, इसमें से कौन सा एक वर्क है जिसके राइटर के बारे में हमें पता ही नहीं है, तो आंसर होगा आपको बियोवुल्फ, क्लियर। देन इंपॉर्टेंट राइटर्स को देख लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट राइटर्स आपके हैं कैडमॉन, फर्स्ट नोन इंग्लिश पोएट, ही इज द फर्स्ट नोन इंग्लिश पोएट, और इन्हें हम ओल्ड इंग्लिश पोइट्री का फादर भी कहते हैं। तो ही इज द फादर ऑफ ओल्ड इंग्लिश पोएट्री। नाउ यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश पोइट्री। और कैडमॉन ने ही हिम लिखी थी, ओनली इन 9 लाइन्स, बस 9 लाइन की हिम लिखी थी, जिसमें उन्होंने गॉड को प्रेज किया था, इस यूनिवर्स के क्रिएटर को प्रेज किया था। देन बात करते हैं साइनवुल्फ की। साइनवुल्फ इज द मास्टर ऑफ रिलीजियस पोएट। इनके 4 वर्क है जो बहुत ही ज्यादा फेमस है, फेट ऑफ द एपोस्टल्स, इलीन और क्राइस्टू और जूलियाना, ये इनके 4 वर्क है। और इन्होंने इनका जो सिग्नेचर हमें मिला है इनके वर्क पे, जो कि रूनिक लेटर्स में था, रूनिक लेटर्स में इनका सिग्नेचर हमें इनके वर्क्स पे मिला है, ठीक है। देन किंग एल्फ्रेड प्रिजर्व्ड एंड प्रमोटेड लर्निंग, इन्होंने लर्निंग को बहुत ज्यादा प्रमोट किया था, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं सिग्निफिकेंस, व्हाई दिस एरा मैटर्स टुडे, ये एरा हमारे लिए मैटर ही क्यों कर रही है आज इतनी। तो इट मार्क्स द ट्रू बिगनिंग ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, यहीं से हम इंग्लिश लिटरेचर की बिगनिंग मानते हैं। इट लेट्स द फाउंडेशन फॉर द इंग्लिश लैंग्वेज एंड इट्स पोइट्री, हमारी इंग्लिश लैंग्वेज की, हमारी इंग्लिश पोइट्री की जो फाउंडेशन है वो यहीं से, जो नींव है वो यहीं से रखी गई थी। इट गेव अस बियोवुल्फ द वेरी फर्स्ट ग्रेट इंग्लिश एपिक, इस एरा ने हमें बियोवुल्फ जैसे ग्रेट एपिक वर्क को दिया है। तो मेक श्योर आप बियोवुल्फ और उससे रिलेटेड सारे फैक्ट्स को लर्न करोगे, ठीक है। अब हम थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो कौन सी ट्राइब्स थी यहाँ पे, एंगल, सैक्सन और जूट्स। मेजर वर्क क्या था इस एरा का, बियोवुल्फ। राइटर हमें पता नहीं है, कितने लाइन में लिखी गई, 3182। देन फीचर्स, हीरोइज्म, रिलीजन, फेट और एलिटरेशन। एलिटरेशन का मैं आपको एग्जांपल दे चुकी हूँ। और कंक्लूजन एंडेड विद द नॉर्मन कंक्वेस्ट, जो कि कब होता है, 1066 AD में। और तो अगले वीडियो में हम नॉर्मन कंक्वेस्ट या फिर द नॉर्मन एज को, द एंग्लो नॉर्मन एज को कवर करने वाले हैं, ऐसे ही बहुत शॉर्ट पीरियड में। सो स्टूडेंट्स, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर COT PG, तो आप इस नंबर पे कॉल करके सारे बैचेस की डिटेल जान सकते हो, बिकॉज सारे बैचेस पे आपको डिस्काउंट मिल रहा है आज के टाइम पे। देन इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर COT PG इंग्लिश लिटरेचर, तो आप इस बैच में इनरोल कर सकते हो विद दिस कूपन कोड SS02। अगर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो इस कोड को लगा के बैच में इनरोल कर जाओ। क्लासेस डेली स्टार्ट हो चुकी हैं, डेली हम अपनी क्लासेस को कंटिन्यू कर रहे हैं और अपने सिलेबस को आगे बढ़ा रहे हैं। तो इस टाइम को वेस्ट मत करो, अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो।
और अगर आप मुझसे टेलीग्राम पे कनेक्ट होना चाहते हो तो इस QR को स्कैन करो और टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाओ। ओके, तो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी। बहुत ही शॉर्ट टाइम में हमने एंग्लो सैक्सन एज को कंप्लीट किया है। ऐसे ही छोटे छोटे टाइम्स में मैं आपके जो इंग्लिश लिटरेचर के मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्लियर कर दूंगी, तो आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश पोइट्री। क्लियर? सो जल्दी से कमेंट करो। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।